मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन यूनिट नंबर 4 मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन सेमेस्टर फर्स्ट में ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टार्ट कर चुके थे। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है ये अपन डिस्कस कर चुके थे। इसमें टोटल कितने फोर्स वर्कआउट करते हैं, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है वो अपन निकाल चुके थे। तो आज अपन जो क्लास में आगे उसके आगे का पार्ट करने वाले हैं। तो अपने पास जो आज की जो क्लास रहेगी उसका है ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसका पार्ट क्या हो जाएगा अपने पास सेकंड। जो पहले वाली क्लास थी वो पार्ट फर्स्ट था, ये वाला रहेगा पार्ट सेकंड। क्या रहेगा अपने पास? पार्ट सेकंड। तो अपने पास ये हो जाएगा कि ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या था। तो इससे जस्ट पहले वाली क्लास में अपन ने देखा था कि ये अपने पास क्या था, चालित आवर्ती दोलक पढ़ना था। उसके लिए मैंने फर्स्ट डेफिनेशन डिफाइन की थी सरल आवर्त गति की। सरल आवर्त गति का मतलब क्या था कि जब भी कोई पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और वेलोसिटी कम होने का जो रीज़न है वो है इसका वायु घर्षण बल। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, अवमंदक बल के रूप में बोलता हूँ। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास? अवमंदक सरल आवर्त गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अवमंदक सरल आवर्त गति कहलाएगी। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। इसी को यदि मैं अंडर एक्सटर्नल फोर्स में भी लेता हूँ, या ये जो डैम्प्ड फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रणोदित दोलक, या किस में कन्वर्ट हो जाता है? ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें टोटल 3 फोर्स वर्कआउट करते हैं। एक तो होता है रीस्टोरिंग फोर्स, एक होता है डैम्प्ड फोर्स, और एक होता है पीरियोडिक फोर्स। तीनों की टर्म अपन ने यहाँ पे डिफाइन की थी। तो यहाँ पे लास्ट में अपन ने क्या निकाला था? इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है? प्रणोदित दोलक की अवकल समीकरण है, या चालित सरल आवर्त दोलक की क्या है? अवकल समीकरण है। इस अब क्या करना है, इससे आगे वाले पार्ट में अपन को इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको मैं थोड़ा सा, तो मेरे पास जो ये इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन का मुझे क्या निकालना है? अवकल समीकरण का सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस अवकल समीकरण का हल अवकल समीकरण का हल ज्या के रूप में होता है। कोज्या या ज्या के रूप में होता है। क्या होता है? ज्या के रूप में होता है। यानी मैं इसका सॉल्यूशन लिख सकता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है अपने पास? इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो होता है x इक्वल टू, देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी टर्म में है? x टी टर्म में। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, और x यहाँ भी है। तो मैं लिख सकता हूँ इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो किसके इक्वल आएगा? x के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि इसका जो भी समीकरण का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा अपने पास? x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास? फाई हो जाएगा। ये इसका क्या माना जाएगा? सॉल्यूशन। अब यदि मैं कहता हूँ कि ये इसका अपन ने सॉल्यूशन माना हुआ है तो ये वाली इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली इक्वेशन इससे सेटिस्फाई करवाऊँगा। तो ये जो फाई बता रहा है, ये जो टर्म है अपने पास फाई, क्या है अपने पास? ये जो फाई वाली टर्म है, फाई वाली टर्म यहाँ पे क्या बताती है? फेज को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? कला को रिप्रेजेंट करती है। इसकी मैं वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले मुझे टर्म चाहिए क्या? डी एक्स अपॉन में डी टी। क्या चाहिए मुझे पास? डी एक्स अपॉन में डी टी। यदि मैं ये वाली जो समीकरण थी इसका डी एक्स बाई डी टी निकालता हूँ तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा? इसका डिफ्रेंशिएट होगा। डिफ्रेंशिएट होगा तो अवकलन एक बार होगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? एक्स नोट तो जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। अपने पास जो साइन है, साइन का क्या हो जाएगा अपने पास? कॉस हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा टी माइनस का फाई हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टी के रेस्पेक्ट में। तो ये ओमेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिफरेंशियल में बाहर हो जाएगा। यानी अपने पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। एज इट इज यदि मैं निकालता हूँ किसका? थर्ड टर्म का, तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी अपने पास? जो थर्ड टर्म है वो आ जाएगी अपने पास डी टू एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा? डी टी स्क्वायर। तो ये वाली टर्म हो जाएगी एक्स नॉट, तो ऐसे ही थी। इसका यदि डिफ्रेंशिएट होगा तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस का क्या हो जाएगा? फाइव। यानी ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? थर्ड हो जाएगी। तो मेरे पास ये तीनों इक्वेशन आ गई, और मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इक्वेशन ये वाली है। क्या है मेरे पास? ये वाली जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये वाली है। तो इस इक्वेशन में मैं सारी वैल्यू रख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है, सबसे पहले क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण से क्या हो जाएगा अपने पास? अवकल समीकरण से या डिफरेंशियल इक्वेशन से
डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास d2x अपॉन में क्या है dt स्क्वायर है, क्या है अपने पास dt स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा अपने पास 2r, साथ में हो जाएगा dx अपॉन में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपने पास क्या ओमेगा नॉट स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास f साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा अपने पास f साइन ओमेगा टी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी टर्म आती है इसको मैं ये सारी वैल्यू आई है, क्या आई है मेरे पास जो भी वैल्यू आई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे मैं ये वाली वैल्यू इसके अंदर रखूँगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर है, समीकरण नंबर कौन सी काम में आएगी, थर्ड काम में आएगी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास x, क्या हो जाएगा अपने पास ये वाली जो इक्वेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी x ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास x ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास x ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है x ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा नॉट नहीं है सॉरी ओमेगा है, और x ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या साइन ओमेगा टी माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस क्या था अपने पास 2r एज इट इज़ था, तो 2r में क्या करूँगा एज इट इज़ रखूँगा, dx बाई dt, तो dx बाई dt की वैल्यू ये वाली है समीकरण नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा x नॉट ओमेगा, साथ में हो जाएगा कॉस, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा टी माइनस का क्या हो जाएगा 5, प्लस हो जाएगा अपने पास क्या ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर, और x की वैल्यू है वो कितनी है x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास f साइन ओमेगा टी, ठीक है ये वाली अपने पास एक इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा इस पूरी इक्वेशन को ही क्या करूँगा थोड़ा सा सॉल्व करूँगा। तो इस पूरी इक्वेशन को जब भी मैं सॉल्व करता हूँ क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे ये वाली टर्म और यहाँ पे ये वाली टर्म, देखो ये कैसी आ रही है अपने पास। अब देखो यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, तो यहाँ पे जो अपने पास डिफरेंशियल में थी ये वाली टर्म भी क्या थी अपने पास प्लस में थी, बट यहाँ पे अपन ने जो भी डिफ्रेंशिएट किया है ये वाली जो टर्म है, देखो यहाँ पे अपन ने जो टर्म डिफ्रेंशिएट की है वो टर्म क्या आ जाएगी, x का तो क्या था x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 था, t के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव हो गया तो साइन का तो कॉस हो गया, और वापस कॉस का साइन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, और यदि यहाँ पे माइनस आएगा तो ये वाली टर्म भी किस में आएगी माइनस में आएगी। तो यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉमन लिख सकता हूँ, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास कॉमन आ जाएगी। तो ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास फर्स्ट ये वाली टर्म ये वाली टर्म, यदि मैं दोनों जगह से क्या निकालूँ साइन ओमेगा टी माइनस 5 और यहाँ से मैं निकालूँ साइन ओमेगा टी माइनस 5 क्या हो जाएगा अपने पास कॉमन आ जाएगा। तो यदि ये कॉमन आएगा तो अपने पास ये वाली टर्म रहेगी क्या, हाँ तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यदि लेते हैं तो ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास कॉमन की टर्म है, तो ये हो जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर। तो यदि मैं x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का 5 मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी अपने पास ओमेगा स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर, उल्टा लिख दिया। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर तो कौन सी टर्म रह जाएगी प्लस वाली क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, यानी ये वाली टर्म क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएगी, प्लस का हो जाएगा अपने पास 2r, साथ में हो जाएगा x नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस का 5, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास f साइन ओमेगा टी। क्लियर, ये वाली टर्म रहेगी। तो मेरे पास जो भी टर्म आई वो क्या आई अपने पास, जो भी मैंने ये जो सॉल्यूशन माना था x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का 5 यहाँ पे फेज को शो करता है, x नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को शो करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म आएगी उसको यदि मैं सेटिस्फाई करवाऊँगा तो अपने पास ये वाली टर्म बनेगी, क्या बनेगी अपने पास ये वाली टर्म बनेगी। अब इन दोनों टर्म को मुझे कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए मुझे पता है कि यहाँ पे कंपेयर करने के लिए दोनों एक जैसी टर्म होनी चाहिए। यहाँ ओमेगा टी माइनस 5 है, यहाँ ओमेगा टी माइनस 5 है, बट यहाँ पे क्या है
यानी LHS साइड में दोनों टर्म में ओमेगा टी माइनस फाइव आ रहा है, बट यहाँ पे कहीं भी अपना माइनस फाइव नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, जो अपने पास जो सेकंड वाली टर्म है इसके LHS पार्ट में प्लस फाइव और माइनस फाइव को प्लस माइनस कर देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो LHS पार्ट है यानी ये वाली जो टर्म है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव तो एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या 2r, साथ में हो जाएगा एक्स नॉट ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस का फाइव, और यहाँ पे जो ये वाली टर्म है ये वाली टर्म क्या हो जाएगी एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव हो जाएगा, और इसमें मैं लिख सकता हूँ प्लस का फाइव। ये वाली जो टर्म थी साइन ओमेगा टी था, क्या मैं इसको इस टर्म में लिख सकता हूँ? क्या किया मैंने, प्लस और माइनस फाइव कर दिया, तो यहाँ से प्लस फाइव माइनस फाइव हटाऊंगा तो वापस क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है साइन ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, साइन ए प्लस बी, और आपको पता है कि ये वाला फॉर्मूला क्या देता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो साइन ए प्लस बी है तो यहाँ पे फॉर्मूला एक यूज होगा कौन सा, साइन ए प्लस बी। तो ये वाली टर्म हो जाएगी क्या अपने पास साइन ए कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा अपने पास कॉस ए साइन बी। कॉस ए क्या हो जाएगा साइन बी। यदि मैं ये वाली टर्म लिखता हूँ तो ये वाली टर्म एक्स नॉट साथ में हो जाएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा टी माइनस का हो जाएगा फाइव, यहाँ पे ये वाली टर्म हो जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाली टर्म हो जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 2r, साथ में हो जाएगा एक्स नॉट ओमेगा कॉस, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या ओमेगा टी माइनस का फाइव। अब यहाँ से यदि मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म आएगी और एफ नॉट इससे भी मल्टीपल हो जाएगा, एफ नॉट इससे भी हो जाएगा, तो ये वाली टर्म क्या आएगी एफ नॉट साइन ए की वैल्यू क्या है ओमेगा टी माइनस का फाइव, साथ में क्या है फाइव है तो ये क्या हो जाएगा कॉस फाइव हो जाएगा। क्लियर, तो साइन ए कॉस भी हो गया, प्लस का हो जाएगा अपने पास एफ, और यहाँ पे यह हो जाएगी अपने पास वैल्यू हो जाएगी क्या एफ नॉट, तो यहाँ भी हो जाएगा अपने पास क्या कॉस ए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस का फाइव हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास साइन फाइव हो जाएगा। क्लियर, अब देखो मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन में मैं दोनों साइड को क्या करता हूँ कंपेयर करता हूँ। यदि दोनों साइड को कंपेयर करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या आती है अपने पास साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी ये वाली टर्म इससे कंपेयर हो सकती है, ये वाली टर्म इससे कंपेयर हो सकती है, और जो कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव है इससे ये वाली टर्म कंपेयर हो सकती है। तो यहाँ से यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो कंपेयर करने के बाद मेरे पास कुछ वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू क्या मिलेगी वो लिखनी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों और LHS तथा RHS साइड में, या दोनों और कंपेयर करने पर या तुलना करने पर, तो देखो ये वाली टर्म क्या मिलेगी यदि दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो देखो एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, तो यदि साइन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कंपेयर होती है, ये वाली और ये वाली, तो वैल्यू क्या बचती है अपने पास एक्स नॉट, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या ओमेगा स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास एफ नॉट, और साथ में क्या हो जाएगा कॉस फाइव, ये वाली टर्म हो जाएगी। यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो क्या आ जाएगा 2r, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 2r तो रहेगा, साथ में एक्स नॉट रहेगा, तो ये क्या रहेगा 2r, साथ में क्या रहेगा एक्स नॉट रहेगा, और ओमेगा भी रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा 2r एक्स नॉट ओमेगा रह जाएगा, और साथ में वैल्यू है कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास एफ नॉट, और साथ में क्या हो जाएगा साइन फाइव के इक्वल। यानी मैं दे सकता हूँ इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी। यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास ये वाली टर्म आएगी, क्या आएगी अपने पास ये वाली टर्म आएगी। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका फेज निकालना है, कि जब भी कोई ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करेगा तो उसका फेज चेंज कितना होगा, उस फेज चेंज की वैल्यू निकालनी है। फेज चेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फाई निकालना है, फाई का मतलब क्या निकालना है मुझे tan फाई निकालना है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan फाई निकालने के लिए क्या करें, इक्वेशन b बाई ए, जो अपने पास a और b आया है, मुझे पता है कि a कौन सी है कॉस वाली टर्म में और b कौन सी है साइन वाली टर्म में,
तो समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, डी अपॉन में ए करने पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन में ए। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, एफ नॉट, साथ में हो जाएगा साइन फाई, अपॉन में हो जाएगा एफ नॉट, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास कॉस फाई, इज इक्वल टू ये वाली टर्म हो जाएगी 2r एक्स नॉट ओमेगा, और अपॉन में हो जाएगा एक्स नॉट, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे बताए कि यहाँ से कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट होती है, एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन फाई अपॉन में कॉस फाई क्या बनेगा अपने पास, टेन फाई, क्या बनेगा टेन फाई, और ये क्या रह जाएगा अपने पास 2r ओमेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये वाली टर्म रहेगी। यानी ये क्या बताएगा यहाँ पे अपना कोई फेज बताएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, इस टेन को इधर भेज दूँ तो मेरे पास जो फाई है वो आ जाएगा। तो अपने पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी उसको मैंने सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन मान के मैंने क्या निकाला है, यहाँ पे उसका फेज निकालने की ट्राई कर रहे हैं। तो फेज निकल रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेज फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, टेन इनवर्स, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2r ओमेगा, अपॉन में हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये इसका क्या बताएगा, फेज को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा, फेज को व्यक्त करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे यह समीकरण किसको व्यक्त करता है, इसकी कला को व्यक्त करता है। यह समीकरण चालित सरल आवर्ती दोलक में दोलन में कला को व्यक्त करता है। क्या करता है, कला को व्यक्त करता है, यानी फेज को शो करेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट represent of phase of ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसका फेज शो करेगा। तो अभी तक अपन ने क्या निकाला कि सबसे पहले ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था। डिफरेंशियल इक्वेशन को जो भी टर्म थी उसका मैंने एक सॉल्यूशन एज्यूम किया ज्या के रूप में, जिसकी वैल्यू थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ पे फाई क्या बता रहा था, फेज बता रहा था। तो यहाँ से मैंने इसको सॉल्यूशन माना, तो सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या करवाया, सेटिस्फाई करवाया। सेटिस्फाई करवाने के बाद मैंने कुछ टर्म को कंपेयर किया और कंपेयर करके लास्ट में मैंने क्या निकाला, इसका फाई निकाला है, क्या निकाला, इसका फेज निकाला। तो इसका फेज क्या आता है अपने पास, ये वाला आता है, यानी इसका फेज 2 ऑन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्लियर। तो ये तो क्या बताएगा, इसके फेज को बताएगा। अब यदि मैं कहता हूँ कि ये वाली जो समीकरण थी जो अपने पास आया है, कौन सा, ये वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को करके ऐड कर दूँ, क्या मैं इसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट निकाल सकता हूँ, यानी अपने पास जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था या एफ नॉट की वैल्यू थी वो निकाल सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से मैं इसकी एक्स की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और एफ नॉट की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, ये वाली जो इक्वेशन थी ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर ऐड करता हूँ, इस डेरिवेशन को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, ठीक है। देखो इस डेरिवेशन को मैं यहाँ पे करता हूँ, ए और बी दो पार्ट थे अपने पास, क्या थे, ए और बी दो पार्ट थे। तो यदि मैं ए पार्ट को करता हूँ तो ए पार्ट क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यदि दोनों इक्वेशन को करता हूँ तो यहाँ पे जो टर्म है वो टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, ये टर्म हो जाएगी अपने पास क्या, एफ यहाँ पे हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर, साथ में हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर
एक्स नॉट स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये सॉरी मार्कर में प्रॉब्लम है, एक्स नॉट स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये वाली टर्म हो जाएगी। यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 4r स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल टू ये वाली दोनों टर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगी अपने पास एफ नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस का हो जाएगा अपने पास एफ नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब इस टर्म को मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4r स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा एफ नॉट स्क्वायर, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, ये स्मॉल एफ है तो ये क्या हो जाएगा एफ नॉट। देखो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स नॉट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से यदि मैं एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो ये वाली टर्म क्या रह जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये वाली टर्म क्या रह जाएगी इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या एफ नॉट स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, तो यहाँ पे देखो यदि मैं x की वैल्यू निकालता हूँ ये वाला पूरा ब्रैकेट इसके नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एफ नॉट स्क्वायर अपॉन में ये वाली टर्म हो जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वाली टर्म हो जाएगी। और यहाँ पे क्या था अपने पास, यहाँ पे क्या था अपने पास एक्स नॉट का स्क्वायर। अब इसको भी मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, तो देखो यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो ये वाली टर्म है वो एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ नॉट है स्क्वायर, तो ये तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, ये वाली टर्म हो जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी ये वाली टर्म क्या डिफाइन कर रही है यहाँ पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर रही है, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में ये वाली टर्म हो जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक टर्म अपन ने यहाँ पे गड़बड़ की है, क्या, जब भी अपन ने इसका होल स्क्वायर किया, देखो यहाँ पे ये वाली टर्म का क्या किया अपन ने होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर का किया है, तो ए स्क्वायर अपने पास क्या था यहाँ पे ये वाली टर्म थी तो एक्स नॉट का तो स्क्वायर कर लिया, बट ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर था, ये कौन सी टर्म में है होल स्क्वायर की टर्म है, तो ये पूरा का पूरा किस में आएगा अपने पास होल स्क्वायर की टर्म में आएगा। तो अपन को ध्यान रखना है कि ये कंप्लीट टर्म क्या बनेगी, ये वाली टर्म बन जाएगी क्या अपने पास, ये भी स्क्वायर वाली टर्म में आ जाएगा, ये भी स्क्वायर वाली टर्म में आ जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास 1/2, यानी ये क्या बताएगा अपने पास इसका एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बताएगा, क्या बताएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बताएगा। तो मुझे बताया कि यहाँ एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली टर्म आ रही है। अब इसमें यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं कैपिटल जो एफ था उस एफ को मैं कैपिटल एफ की टर्म में भी रख सकता हूँ, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, मैंने यहाँ पे मान रखा था कि जो एफ नॉट अपॉन में एम था, यानी जो अपन ने कैपिटल एफ लिया था वो क्या लिया था अपन ने, यहाँ पे अपन ने जब डेरिवेशन को स्टार्ट किया जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी वहाँ पर ये टर्म क्या आई थी अपने पास, वहाँ पर ये वाली जो टर्म आई थी वो टर्म आई थी अपने पास क्या एफ नॉट इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास एफ नॉट अपॉन में एम लिया था, ये वाली टर्म ली थी, या फिर मैंने क्या लिया था ओनली एफ अपॉन में एम लिया था, क्या लिया था अपन ने एफ अपॉन में एम लिया था और एफ अपॉन में एम को अपन ने क्या मान लिया था एफ नॉट वाली टर्म मान लिया था। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एफ नॉट वाली टर्म है तो कैसे भी लिख सकते हो, यदि अपना एफ नॉट चल रहा है तो एफ नॉट लिखना, यदि कैपिटल एफ चल रहा है तो एफ लिखना, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास एफ बाई एम, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे यदि मैं एफ लिख लूँ तो ये एम नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एम, यहाँ पे ये वाली टर्म हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी 1/2, यानी ये वाली फाइनल टर्म हो जाएगी। ठीक है, ये वाली समीकरण क्या व्यक्त करती है, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के
फेज को व्यक्त करती है। क्या व्यक्त करती है? चालित प्रणोदित दोलित्र के लिए अधिकतम विस्थापन को व्यक्त करता है। तो मैं लिख सकता हूँ यह समीकरण चालित आवर्ती दोलक के अधिकतम विस्थापन को व्यक्त करता है। अधिकतम विस्थापन को व्यक्त करता है। यानी मैं लिख सकता हूँ दिस इक्वेशन represent of maximum displacement of ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, यानी यह समीकरण क्या बताएगा? यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो अपन ने कितनी टर्म निकाली? टोटल 2 टर्म निकाली है। एक तो निकाला कि जब भी ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, तो इससे पहले वाली क्लास में देखा था उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली। इस वाली क्लास में अपन ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन एज्यूम करके अपन ने क्या निकाला? उसका फेज निकाला। फेज निकालने के बाद इसका जो अपन ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाला कि उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? यहाँ पे x0 होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यह समीकरण होगा वो चालित प्रणोदित दोलित्र की डिफरेंशियल इक्वेशन का संपूर्ण हल कहलाता है। तो यह समीकरण मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि यह समीकरण चालित आवर्ती दोलक की अवकल समीकरण का संपूर्ण हल कहलाता है। यानी दिस इज कॉल्ड इक्वेशन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ड्राइवन हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। डिफरेंशियल ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये क्या कहलाएगा? इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने इसका फेज निकाला। फेज निकालने के साथ इसका क्या निकाला? कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला। अब इस सॉल्यूशन तो आ गया अपने पास। तो सबसे पहले अपन ने ये देख चुके कि ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, कैसे ये वेरी करता है। इसके बाद अपन देख चुके कि इसका फेज कितना आता है, कौन कौन से फोर्स वर्कआउट करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आता है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी अपन निकाल चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, अपने पास जो दोलक का आयाम और कला होती है वो 3 प्रतिबंध पर डिपेंड करती है। कैसे? तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, ये जो अपन ने जो सारे रिजल्ट निकाले हैं इस पर अपन अलग अलग केस लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेडिंग की फॉर्म में कि चालित आवर्ती दोलक के लिए क्या लिख सकता हूँ? चालित आवर्ती दोलक के लिए आयाम और कला दोलक के लिए आयाम और कला क्या हो जाएगा?
आयाम और कला 3 प्रतिबंध से निकाली जा सकती हैं। चालित आवर्ती दोलक के लिए आयाम और कला विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। ऐसे लिख सकता हूँ, विभिन्न स्थिति में भिन्न भिन्न होता है। यानी इसकी टोटल कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। तो इसकी टोटल कितनी कंडीशन है? इसके 3 प्रतिबंध है। क्या है? इसके 3 प्रतिबंध है। अब 3 प्रतिबंध कौन कौन से हैं? कितनी कंडीशन है इसकी? 3 कंडीशन है। अब 3 कंडीशन किस बेस पे बनाई गई है? वो बनाई गई है क्या? ओमेगा के बेस पे। तो यदि मैं कहता हूँ कि एक तो होती है न्यून चालित आवृत्ति। क्या होती है अपने पास? न्यून चालित आवृत्ति। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है? न्यून चालित आवृत्ति। यानी मैं लिख सकता हूँ कि लो ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। या मैं इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी लिख सकता हूँ कि लो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है। तो यहाँ पर जब भी मैं न्यून चालित आवृत्ति की बात करता हूँ तो इसमें अपन क्या करेंगे? जो भी अपनी टर्म आई है वो डिपेंड करेगा ओमेगा और ओमेगा नोट। तो अपने पास 2 टर्म है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो ओमेगा नोट है वो इनिशियल टर्म है या मैक्सिमम टर्म भी बोल सकते हो, और जो ओमेगा है वो ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी की टर्म होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो ओमेगा है, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा अपने पास? जो ओमेगा है वो लेस देन होगा किसके? ओमेगा नोट के। तो जब भी मैं ये वाला केस डिफाइन करूँगा तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी। सेकंड अपने पास होती है क्या? क्रांतिक चालित आवृत्ति। यानी मैं लिख सकता हूँ कि सेकंड कंडीशन क्या होगी अपने पास? ये तो क्या होगी? लो ड्राइवन फ्रिक्वेंसी होगी या लो ड्राइवन ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी होगी। इसके बेस पे जो दूसरी टर्म आती है, इसके बेस पे क्या आती है अपने पास? जो दूसरी टर्म आती है वो आती है अपने पास क्या? क्रांतिक अवमंदन की स्थिति या क्रांतिक चालित आवृत्ति। क्या आती है? क्रांतिक चालित आवृत्ति। यानी ये क्या हो जाएगा? क्रिटिकल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। ड्राइवन फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, ठीक है, या ओमेगा भी लिख सकते हो। जब भी इसमें क्रांतिक की बात करूँगा, क्रिटिकल की बात करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? जो ये ओमेगा है, क्या है अपने पास? ओमेगा है, वो लगभग किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। फिर इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आती है अति चालित आवृत्ति। क्या आती है अपने पास? अति चालित आवृत्ति। या मैं लिख सकता हूँ कि हाई, क्या लिख सकता हूँ? हाई ड्राइवन फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मेरे पास यदि ओमेगा है तो मैं एफ तो निकाल ही सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? ओमेगा हो जाएगा ग्रेटर देन क्या? ओमेगा नॉट की। तो ये तीनों कंडीशन अपन को पढ़नी है, और इन तीनों कंडीशन के बेस पे मुझे क्या निकालना है? हर इक्वेशन का। जैसे मैं फर्स्ट वाली कंडीशन लगाऊंगा उसमें ओमेगा होता है, वो ओमेगा नॉट से क्या होता है? लेस देन होता है। तो इस कंडीशन में मुझे इसका फेज भी निकालना है, इसका एम्पलीट्यूड भी निकालना है, ये दोनों टर्में निकालनी है। ऐसे ही यदि मैं सेकेंड वाली कंडीशन की बात करूंगा, क्रिटिकल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी की या क्रांतिक चालित आवृत्ति की, जिसमें अपने पास क्या होगा? ओमेगा और ओमेगा नॉट क्या होगा? लगभग इक्वल होगा। थर्ड की यदि मैं बात करूंगा अति चालित आवृत्ति की, तो यहाँ पे क्या होगा? जो ओमेगा होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? ओमेगा नॉट होगा। तो ये अपन ने डिस्कस किया क्या? यहाँ पे क्रांतिक चालित आवृत्ति की बात की है, और क्रांतिक चालित आवृत्ति के बेस पे अपन ने ये वाली टर्म देखी है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये तीनों फ्रिक्वेंसी है। क्या है अपने पास? तीनों फ्रिक्वेंसी है, न्यून चालित आवृत्ति, क्रांतिक चालित आवृत्ति और अति चालित आवृत्ति। तो इसमें देखो ये वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बट इसके जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब टॉपिक बना के पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालित आवर्ती दोलक क्या होता है। तो आपको पता है कि चालित आवर्ती दोलक क्या होता है, तो मुझे बताएं कि चालित आवर्ती दोलक वह दोलक होता है जो अमंदक के रूप में कार्य करता है, या फिर मैं कह सकता हूँ किसी बाह्य बल के अंदर अमंदक बल के रूप में वो कार्य करता है। तो
तो वो क्या कहलाता है अपने पास, प्रणोदित दोलक कहलाता है या ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है, ड्राइवन ऑसिलेटर कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि प्रचालित आवर्ती दोलक में कितने टाइप के फोर्स वर्कआउट करते हैं, टोटल कितने फोर्स होते हैं। तो इसमें टोटल कितने फोर्स होते हैं, 3 फोर्स होते हैं। फर्स्ट फोर्स हो जाएगा अपने पास कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स जो F इक्वल टू माइनस के एक्स की टर्म में लिया है। सेकेंड फोर्स हो जाएगा अपने पास डैम्प्ड फोर्स, जो क्या करता है वायु घर्षण बल के बेस पे अवमंदक बल के रूप में पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या करता है, कम करता है। और जो थर्ड फोर्स लिया है वो अपन ने लिया है पीरियोडिक फोर्स। तो मुझे पता है कि कई बार पीरियोडिक फोर्स में मैंने एग्जांपल बताया था कि वो फोर्स क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम तक जाता है। अब मैक्सिमम से वो अचानक 0 नहीं होता, वापस वो क्या होता है, धीरे धीरे 0 आता है। जैसे साइन वेव होती है वो कभी भी बीच में ब्रेक नहीं होती, वैसे ये जो फोर्स होगा F इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, वो भी ऐसे कभी भी बीच में ब्रेक नहीं हो सकता। वो बढ़ेगा तो इस टाइप से धीरे धीरे बढ़ेगा, वापस घटेगा तो भी वो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो ऐसे में कह सकता हूँ कि वहाँ पर जो फोर्स वर्कआउट करता है वो क्या होता है, पीरियोडिक फोर्स होता है। और तीनों ही फोर्स का यदि मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ तो उससे क्या निकलती है, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकलती है। क्या निकलती है, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकलती है। और यदि ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगी तो इसका सॉल्यूशन भी आएगा। तो यहाँ से अपन ने देखा कि सेकंड ऑर्डर कोटि की या द्वितीय कोटि की यहाँ पे क्या निकलती है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकलती है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ने क्या माना, इसका सॉल्यूशन माना। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या आता है, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई आता है। क्या आता है अपने पास, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई आता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू एक्स नॉट है, वो एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बताएगा। ओमेगा टी माइनस फाई है तो ओमेगा टी यहाँ पे कोणीय आवृत्ति को बताएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बताएगा। और यहाँ पे जो फाई है वो क्या बताएगा, यहाँ पे फेज को बताएगा। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन माना x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। उस सॉल्यूशन का मैंने क्या किया, 2 बार अवकलन करके एक तो dx बाई डी टी, एक d2x बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। और वो जितनी भी इक्वेशन आई है वो उसको मैंने क्या करवाया, सेटिस्फाई करवाया उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से। और जब भी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से सेटिस्फाई करवाया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आए। कुछ रिजल्ट्स को मैंने कंपेयर किया, कंपेयर करके मैंने क्या निकाला, एफ नॉट साइन ओमेगा टी और एफ नॉट कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाली। और वहाँ से मैंने दोनों का डिवाइड करके क्या निकाला, फेज निकाला। फेज क्या था उसका, फाई था, तो वहाँ से फेज की वैल्यू निकाली फाई की टर्म में। और वो फेज है अब अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग क्या करता है, वेरी करता है। ऐसे ही मेरे पास जो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया जिसकी वैल्यू कितनी आई, एक्स नॉट आई। तो जो एक्स नॉट की वैल्यू आई है वो एक्स नॉट की वैल्यू डिपेंड कर रही है कि अपने पास वो कैसे क्रांतिक में क्या होगा, क्रिटिकल में क्या होगा, न्यून में क्या होगा, हाई में क्या होगा। तो वो डिपेंड करेगा, सारी की सारी जो टर्म है वो डिपेंडेंसी वाली टर्म है। तो देखो अपने पास जो भी टर्म आई है वो टर्म आई है ओमेगा और ओमेगा नॉट की होल स्क्वायर की टर्म है। क्या आई है, ओमेगा और ओमेगा नॉट की होल स्क्वायर की टर्म है। तो जो लास्ट का जो एक्स नॉट निकला था वो एक्स नॉट क्या था अपने पास, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वो एक्स नॉट अपन ने ये निकाला है। क्या निकाला है, इसमें देखो मैंने जितनी थ्योरी लिखी है उतनी थ्योरी तो आपको एज इट इज आपको एग्जाम में भी लिखनी है, क्योंकि कुछ फिजिक्स में ओनली थ्योरी से काम नहीं चलता, ओनली डेरिवेशन से भी काम नहीं चलता। जितना थ्योरी का इंपॉर्टेंस है उतना ही डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस है। तो जितना आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देते हो उतनी थ्योरी को देना है, क्योंकि डेरिवेशन के लास्ट में क्या रिजल्ट निकला है, कौन सी टर्म क्या टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डिपेंडेंसी कैसे है, वो सारी चीज़ें थ्योरी में बना के आपको लिखनी है। तो अपने पास जो टर्म आई थी वो ये टर्म आई थी कि एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ बाई एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी आएगी, 1/2 आएगी। क्लियर। तो यहाँ से अपन ने देखा कि अब यहाँ पर मेरे पास 3 केस में बनाने जा रहा हूँ, हाई फ्रिक्वेंसी का या हाई एंगुलर फ्रिक्वेंसी का या लो एंगुलर फ्रिक्वेंसी का, और एक मैंने ले लिया क्रिटिकल का। तो वो तीनों ही केस किस लेवल पे बनेंगे, वो बनेंगे इस वाली टर्म के बेस पे। किस लेवल पे बनेंगे, इस वाले टर्म के बेस पे बनेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ओमेगा है वो क्या होता है अपने पास, ओमेगा जो है वो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, कोणीय आवृत्ति होगी किसकी, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो यदि ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा से ज़्यादा है तो क्या होता है, ओमेगा से कम है तो क्या होता है, और ओमेगा के इक्वल है तो क्या होता है,
तो ये अपन तीनों ही कंडीशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में तो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके जो तीनों केस है वो उन तीनों केस को देखेंगे, उन तीनों केस की डिपेंडेंसी को देखेंगे और कैसे इसके कर्व बनाए जाते हैं, कौन सी टर्म कम करने पर कौन सी टर्म इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वो सारी टर्म डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है और इसको अपन सब टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास में अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी। सेकेंड क्लास में इसका फेज निकाला है और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकाला है। थर्ड क्लास में इसको क्या करेंगे, तीनों इसको जो केसेज है उन केस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसकी। ठीक है।